हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ लिमिटिंग द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। अभी तक पुराने लेक्चर्स में हमने देखा था कि जब फील्ड फ्लक्स जब हम लोग लेते हैं और अगर आर्मेचर फ्लक्स जीरो है तो इन दैट केस फील्ड फ्लक्स सीधा सीधा एंटर कर जाता है, नॉर्मली अपनी पोजीशन मेंटेन करता है। जब मैं फील्ड फ्लक्स को बंद करके आर्मेचर फ्लक्स ऑन करता हूं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन मेंटेन करता है, और जब दोनों को ऑन कर देता हूं तो आर्मेचर फ्लक्स के कारण फील्ड फ्लक्स डिस्टर्ब हो जा रहा था और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था, ये जो बेंडिंग है यहाँ पे यानी कि एंगुलर एंटर कर रहा था। और सबसे बड़ी चीज थी कि जो फ्लक्स था वो ऊपर की तरफ एक एक पर्टिकुलर पोल के अपर साइड में शिफ्ट हो रहा है फील्ड फ्लक्स, और एक दूसरे पोल के लोअर साइड में फील्ड फ्लक्स शिफ्ट हो रहा था। इस प्रोसेस को यानी कि फील्ड फ्लक्स के डिस्टर्ब होने को हमने क्रॉस मैग्नेटाइजेशन नाम दिया। ऑलरेडी इस पे लेक्चर ले चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। और ये जो शिफ्टिंग हुई थी फील्ड फ्लक्स की ऊपर की तरफ, मतलब एक सर्टेन एज में इकट्ठा हो गया था पोल्स के, तो ये जो पोल्स में इकट्ठे होने की वजह से वहां पे जो डीमैग्नेटाइजेशन हुआ ड्यू टू लिमिटेड नंबर ऑफ डायपोल्स, उसको मैंने नाम दिया था उसको हम लोग जानते हैं डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ये दोनों के दोनों मैं इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर ले चुका हूँ। डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के ऊपर आप लेक्चर मेरा प्रीवियस देख सकते हो। नाउ इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि क्या हम लोग कोई ऐसे तरीके हैं जिससे हम इस आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास हाई रिलक्टेंस पोल टिप। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये दिया गया है हाई रिलक्टेंस पोल टिप। अब इसका क्या मतलब है, तो अगर बात की जाए पोल्स की, तो नॉर्मल केस में जो पोल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं और जो फील्ड फ्लक्स होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब आर्मेचर रिएक्शन होता है, इन दैट केस आर्मेचर रिएक्शन के केस में ये जो फ्लक्स जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था वो एक पर्टिकुलर एज में जाके इकट्ठा हो जाता है, और जो नॉर्मली था यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था वो इक्वली ना रह के, देखो यहाँ पे इस एरिया में क्या हो गया, कलेक्ट हो गया, यानी कि एक जगह जाके वो कलेक्ट हो जाता है और एक जगह से वीक हो जाता है या गायब हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा था आर्मेचर रिएक्शन के कारण। ठीक, अब होता क्या है, अगर मैं ये मुझे करना क्या है, हम क्या चाहते हैं कि ये जो एक तरफ की गैदरिंग है इसको हमें रोकना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, इसके लिए एक सॉल्यूशन दिया गया, एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, कि हम क्या करें, ये जो पोल टिप होती है एक ये और एक ये, ठीक है, अगर इन पोल टिप का हम लोग क्या करें, रिलक्टेंस बढ़ा दें, तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी फ्लक्स क्या करता है, लो रिलक्टेंस पाथ फॉलो करता है, लो रिलक्टेंस पाथ। क्लियर हो रहा है? ठीक है, लो रिलक्टेंस पाथ फॉलो करता है। और अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस पोल टिप्स का, ये जो पोल टिप है इनका रिलक्टेंस बढ़ा देता हूं, तो इन दैट केस क्या होगा कि ये जो फ्लक्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था अब वो इतना इजीली ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर इन सब का, इस पूरे के पूरे पोल शो का रिलक्टेंस इक्वल होगा, देन ऊपर की तरफ शिफ्ट होना एक अच्छा, एक बहुत इजी ऑप्शन होगा। पर इन केस अगर मान के चले हमने कुछ ऐसा पोल शो बनाया जिसमें ये वाला जो एरिया है, यानी कि इसको मार्क कर देता हूं, ये वाला एरिया जो है ये प्लस ये वाला एरिया, इन दोनों का रिलक्टेंस बहुत हाई है, देन जब फ्लक्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा आर्मेचर रिएक्शन कारण, तो उसको हाई रिलक्टेंस का सामना करना पड़ेगा। इन दैट केस फ्लक्स ऊपर ना जाके लो रिलक्टेंस पाथ को ही फॉलो करेगा। जैसा कि प्रिंसिपल होता है, हम लोग सब जानते हैं, लीस्ट रेजिस्टेंस का प्रिंसिपल होता है कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को ऑप्ट करता है। उसी तरीके से एक लो रिलक्टेंस का भी फिनोमेना, एक कॉन्सेप्ट होता है कि हर जो फ्लक्स लाइन है वो हमेशा लीस्ट रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करेंगी। ठीक है, और यही कारण होता है जिसकी वजह से मोटर के अंदर टॉर्क जनरेट होता है, क्योंकि जब हम लोग नॉर्थ पोल रखते हैं और उसके आगे साउथ पोल, ठीक है, और बीच में कोई कंडक्टर रख दे जिसके अंदर करंट है, ठीक, और वो कुछ इस तरीके से उस पर फ्लक्स लाइन है, तो ये फ्लक्स लाइन इस तरीके से मूव करती हैं, एंड इन दैट केस ये जो फ्लक्स लाइन जो बेंट हो गई, इसके कारण उनका रिलक्टेंस बढ़ गया, क्योंकि अब उनको ज्यादा रास्ता कवर करनी पड़ रही है, और वो अपना रिलक्टेंस को कम करने के लिए इसके ऊपर नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क लगाती हैं, जिससे कि नीचे शिफ्ट हो जाए और उनको लो रिलक्टेंस पाथ फिर से मिल जाए। ठीक है, तो यही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो हर बार फ्लक्स लाइंस क्या होती हैं, लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करने के लिए कोशिश करती हैं। तो इसी वजह से क्या होगा, अगर मैं इन पोल टिप्स का, देखो हमने देखा था कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण फ्लक्स जो था वो कहीं ना कहीं पोल टिप पे इकट्ठा हो रहा था। अब वो ऊपर इकट्ठा होगा नीचे, ये डिपेंड करेगा कि तुम जनरेटर यूज कर रहे हो कि मोटर, और डायरेक्शन क्या है मशीन की। ठीक है, मशीन की डायरेक्शन शिफ्ट कर दो, फॉर एग्जांपल जनरेटर है, तो जनरेटर में जिस डायरेक्शन, जनरेटर में हमने देखा था कि ट्रेलिंग एज जो था वहां पे जाके फ्लक्स लाइंस इकट्ठी हो रही थी। ठीक, अगर मैं जनरेटर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगा तो ट्रेलिंग एज पे नहीं होंगी, वो डाउनवर्ड यानी कि दूसरी तरफ लीडिंग एज पे इकट्ठी होने लगेंगी, लीडिंग टिप पे इकट्ठी होने लगेंगी। ठीक, तो यानी कि अल्टीमेटली इकट्ठी हो रही है वो टिप पे, और टिप पे इकट्ठी होने के कारण ही ये जो टिप वाला पोर्शन है जिसकी सर्टेन एक कैपेबिलिटी है, फेरोमैग्नेटिक कैपेबिलिटी, वो क्या हो रहा था, सैचुरेट हो जा रहा था। ये चीज हमने देखी थी, इसी की वजह से डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा था। तो अगर लाइनें एक जगह इकट्ठी होंगी तो यही हमारे लिए सबसे ज्यादा दिक्कत की बात थी, जिसकी जो हम सबसे ज्यादा जिसकी वजह से सफर कर रहे हैं।
तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के यानी दोनों टिप का रिलक्टेंस बढ़ा दूंगा तो ऐसे केस में क्या होगा, लाइंस ऊपर जाने से पहले उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि रिलक्टेंस बढ़ जाएगा तो लाइन लीस्ट रिलक्टेंस पाथ फॉलो करने के लिए सेंटर से ही पास होंगी। ठीक है, ये एक तरीका था, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता ये तरीका। ठीक है, थोड़ी छोटी मोटर्स में तो ये काम करता है, जिसमें मतलब स्मॉल आर्मेचर रिएक्शन होता है, यानी कि वीक आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है, या बहुत ही लाइट लोड करंट है, वहां पे ये वर्क करेगा। पर हैवी लोड करंट जहां होगा, यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा आर्मेचर रिएक्शन है, वहां पे ये एरी जो काम है इतना अच्छा नहीं करेगा। सेकंड कॉन्सेप्ट दिया गया कि एक तरीका और हम लोग कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मेन फील्ड फ्लक्स। इसका क्या मतलब हुआ भाई, हमने देखा कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण, ठीक है, जो भी आर्मेचर रिएक्शन होता है उसके कारण क्या हो रहा था, आर्मेचर रिएक्शन जो होता है उसके कारण क्या हो रहा था, उसके कारण डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा था, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो रहा था। ठीक है, और अगर डीमैग्नेटाइजेशन कारण क्या होता है, नेट फ्लक्स, यानी कि जो फाई की जो ओरिजिनल वैल्यू थी, जो फाई जीरो कह सकता हूँ ओरिजिनल वैल्यू, ये क्या हो रही थी, ये रिड्यूस हो जा रही थी। तो हमने क्या कहा, एक तरीका हमने कहा कि हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करें, यानी कि रेशियो एक होता है, अगर मैं रेशियो की बात करूं, ठीक है, फील्ड की स्ट्रेंथ का रेशियो, तो वो होता है मेन फील्ड एमएमएफ। ठीक है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है, यानी कि जैसे ईएमएफ होता है, ईएमएफ जो होता है वो जिम्मेदार होता है करंट फ्लो कराने के लिए, एमएमएफ जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सेटअप करने के लिए होता है। ठीक है, तो मेन फील्ड एमएमएफ डिवाइड बाय फुल लोड आर्मेचर एमएमएफ। ठीक है, तो यानी कि एक तरीका ये हो गया। तो ये जो रेशियो होता है कि मेन फील्ड का जो एमएमएफ है और जो फुल लोड आर्मेचर एमएमएफ है, इसका रेशियो बहुत हाई होना चाहिए। यानी कि अगर आप क्या करते हैं, जो मेन फील्ड का फ्लक्स एमएमएफ है उसको बहुत ज्यादा हाई कर देते हो एज कम्पेयर टू द फुल लोड एमएमएफ आर्मेचर एमएमएफ, तो इन दैट केस भी हमारा जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो फील्ड फ्लक्स होगा वो ऑलमोस्ट हमारा सीधा के सीधा लीनियर ही जाने की कोशिश करेगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा, तो देखो सीधी सी बात है, अगर मान के चलते हैं एक कंपोनेंट मेरे पास ये है जो कि फाई एफ है, और एक है फाई ए। ठीक है, फाई ए। अब देखो, अगर जो इनका रिजल्टेंट होगा, एक्चुअल में जो रिजल्टेंट आ रहा था आर्मेचर रिएक्शन का, वो ये आ रहा था फाई रिजल्टेंट, एयर गैप का फ्लक्स, यही तो फ्लक्स था। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये वाला जो फ्लक्स है ये है फाई आर रिजल्टेंट। ये मैं बता चुका हूँ आर्मेचर रिएक्शन वाले फेजर डायग्राम से मैंने जब समझाया था। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस रेशियो को बढ़ा देता हूँ कि रेशियो ऑफ मेन फील्ड एमएमएफ और फुल लोड एमएमएफ से जो रेशियो है उसको इंक्रीज कर देता हूँ, यानी कि मेन फील्ड फ्लक्स को अगर या एमएमएफ को बढ़ा देता हूँ, तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसे मैं इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं इसे बहुत ज्यादा इंक्रीज करूंगा और फाई को कांस्टेंट रखता हूं या चेंज नहीं करता हूं, तो ये फाई आर क्या होगा, रिजल्टेंट की वैल्यू इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। एंड हम चाहते क्या है, आइडियल केस में क्या चाहता हूं कि फाई ए पूरा इस लाइन में जाके मिल जाए। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो इसीलिए जितना ज्यादा फाई एफ की वैल्यू लोगे उतना कम डेविएशन होगा, उतना कम फाई आर होगा, और उतना कम ही आर्मेचर रिएक्शन तुम्हें देखने को मिलेगा। तो एक मेथड ये बताया गया कि आप क्या करो, स्ट्रॉन्ग मेन फील्ड फ्लक्स यूज करो, बहुत हैवी मेन फील्ड फ्लक्स यूज करो। ठीक है, लेकिन ये भी अगेन आपके पास एक लिमिट है, आप एक लिमिट में फील्ड फ्लक्स बढ़ा सकते हो, फील्ड में बढ़ा सकते हो, उससे ज्यादा करोगे तो अगेन मोटर की जो अदर फिनोमेना है वो डिस्टर्ब होने लगेंगे। ठीक, तो ये भी इतना ज्यादा इफेक्टिव तरीका नहीं था, लेकिन एक यूज करा जा सकता है। ठीक है, इसका इफेक्ट होगा लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है। आगे चलते हैं। तीसरा मेथड था मेरे पास इंटरपोल की बात कराई गई कि इंटरपोल्स क्या होते हैं, तो जरा उसके लिए पहले मशीन के एक्सेस समझ लेते हैं। एक्चुअली मशीन में दो एक्सेस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2 पोल मशीन है तो एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल। ठीक है, ये तुम्हारा रोटर हो गया। क्लियर है? और तो देखो क्या होता है, ये जो एक्सेस होती है, यानी कि ऐसी एक्सेस जो फील्ड पोल से पास होते हुए जाती है, ये वाली एक्सेस जो फील्ड पोल से एक्सेस से पास होती है, पोल की एक्सेस से, उसे हम लोग कहते हैं डी एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस। क्लियर? अच्छा, अगर दूसरी बात की जाए, इसके जस्ट 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल, यानी कि अगर इस तरीके से एक्सेस पास हो रही है ये वाली, तो इसे हम लोग कहते हैं क्यू एक्सेस। ठीक है, तो डी का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सेस, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट, और क्यू का मतलब होता है क्वाड्रेचर एक्सेस, क्वाड्रेचर एक्सेस। अच्छा, क्वाड्रेचर का जो मीनिंग होता है एक्चुअल में वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये अगर 2 पोल मशीन है तो ये 90 डिग्री आपकी इजीली आप यहाँ से बता सकते हो। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो क्वाड्रेचर एक्सेस है ये क्या होती है, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, मैकेनिकल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं मैंने बताया हुआ है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल को मैं ऑलरेडी पुराने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये जो क्वाड्रेचर एक्सेस होती है 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है, मैकेनिकल से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अगर हमारे पास 4 पोल मशीन है देन क्या होगा, तो जरा उसको भी देख लेते हैं। 4 पोल मशीन अगर है तो ये तुम्हारे पास नॉर्थ पोल, देन दिस वन इज द साउथ, अगेन यहाँ पे नॉर्थ,
एंड दिस वन इज द साउथ, ठीक है। और ये तुम्हारा रोटर हो गया। अगर यहाँ पे बात की जाए तो देखो ये वाली जो एक्सिस है यानी कि पोल से मैंने बताया था जो पास होंगी, इस तरीके से जो पोल से पास होंगी, ठीक है, ये हो जाएंगी तुम्हारी डायरेक्ट एक्सिस, क्लियर है, डी एक्सिस। और क्वाड्रेचर की बात की 90 डिग्री, तो देखो ये वाली जो एक्सिस है ये, एंड दिस वन इज द क्वाड्रेचर एक्सिस, क्यू एक्सिस, क्लियर हो रहा है। तो अगर 4 पोल मशीन होगी तो 2 क्वाड्रेचर होंगी और 2 डायरेक्ट एक्सिस होंगी। अगर 2 पोल मशीन है तो 1 क्वाड्रेचर और 1 डायरेक्ट एक्सिस होगी, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो जितने पोल पेयर होंगे उतनी नंबर ऑफ क्वाड्रेचर एक्सिस या डायरेक्ट एक्सिस पिक्चर में होंगी, ठीक। तो एक डी एक्सिस ये है, एक डी एक्सिस तुम्हारी ये है, क्लियर है। अच्छा एक बात और होती है, अच्छा देखो अगर मैंने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैकेनिकल एंगल कितना है 45 डिग्री, लेकिन इलेक्ट्रिकल कितना है ये मैं बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिकल है 90 डिग्री, ठीक। तो क्वाड्रेचर एक्सिस, जो क्वाड्रेचर वर्ड यूज किया है, क्वाड्रेचर क्यू, क्वाड्रेचर का मतलब होता है 90 डिग्री। और ये कौन से 90 डिग्री की बात करें, ये हम बात करें इलेक्ट्रिकल के 90 डिग्री की, क्लियर है। तो क्वाड्रेचर एक्सिस मतलब इलेक्ट्रिकली जो 90 डिग्री पे डिफर करे मेन डायरेक्ट एक्सिस से, ठीक। अगर अब बात करते हैं इंटरपोल के बारे में, जरा जल्दी से समझ लेते हैं इंटरपोल का क्या मतलब हुआ। तो ये वर्ड आया है यहाँ से, एक चीज और बतानी रह गई, ये जो एक्सिस होती है क्वाड्रेचर एक्सिस, इसको हम लोग कहते हैं इंटरपोल एक्सिस भी कहते हैं, इंटरपोल एक्सिस, ठीक है। इसको मैं क्या कहता हूँ, इंटरपोल एक्सिस भी कहते हैं। यानी कि क्वाड्रेचर एक्सिस को इंटरपोल एक्सिस भी कहते हैं और हम लोग 90 डिग्री एक्सिस भी कह सकते हो, ठीक। तो ये जो एक्सिस होती है यानी कि यहाँ पे जो हम लोग पोल्स लगाएंगे, यानी कि ये अगर आपका नॉर्थ पोल है एंड दिस वन इज द साउथ पोल, दिस वन इज द रोटर, तो ये जो क्वाड्रेचर एक्सिस है यहाँ पे अगर तुम जो पोल्स यूज करते हैं हम लोग, ये छोटे से पोल्स होते हैं, इन पोल को नाम दिया गया इंटरपोल्स, ये कहलाते हैं इंटरपोल, ठीक है, इंटरपोल्स, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो इंटरपोलर एक्सिस पे जो पोल लगाए जाएंगे वो क्या होंगे, इंटरपोल्स। इसको ऐसे ही समझ सकते हो पोल्स, और ऐसे भी समझ सकते हो कि नॉर्थ पोल यानी कि 2 पोल्स के बीच में, एक पोल यहाँ पे है, एक पोल यहाँ पे है, और पोल्स के बीच में जो आएगी लाइन उसको हम क्या कहेंगे, इंटरपोल, यानी कि दोनों पोलों के बीच में जो लाइन पोल्स बनेंगे, तो इंटरपोलर एक्सिस, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। दोनों पोल्स के बीच में जो हम लोग पोल्स लगाएंगे उन्हें हम लोग कहेंगे इंटरपोल। तो इंटरपोल जो होते हैं वो यूज करे जाते हैं आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए। अच्छा इंटरपोल कैसे रिड्यूस करते हैं, बहुत डिटेल में इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। इस आर्मेचर रिएक्शन के बाद मैं इस लेक्चर को आपके सामने लाऊंगा। इंटरपोल एक्सिस, जो इंटरपोल कहाँ लगाए जाते हैं और इंटरपोल कैसे वर्क करते हैं, इसके ऊपर बड़ा ही डिटेल लेक्चर है, आने वाले समय में आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है, उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ, केवल यहाँ पे मैं आपको मेथड्स बता रहा हूँ जिससे आप आर्मेचर रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज और कि इंटरपोल जो एक्सिस होगी वो कैसे होंगे इंटरपोल्स, उसके लिए मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ कि इंटरपोल जो होते हैं, एक बात ध्यान रखने वाली, ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये सीरीज में कनेक्टेड होंगे आर्मेचर वाइंडिंग से, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है याद रखना, इंटरपोल जितने भी होंगे वो कैसे होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे, वर्ड इंपॉर्टेंट है, सीरीज में कनेक्टेड होंगे आर्मेचर वाइंडिंग से, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इनकी पोलैरिटी क्या होगी, पोलैरिटी तो उसको जरा जल्दी से समझ लेते हैं पोलैरिटी को, कि भाई अगर इंटरपोल आप यूज कर रहे हो तो उनकी पोलैरिटी कैसे होगी, क्या होगी उनकी पोलैरिटी। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास ये नॉर्थ है और ये साउथ है एंड दिस वन इज, अगर मेरे पास, अगर मैं जनरेटर यूज कर रहा हूँ, एक केस ये पॉसिबल है। दूसरा केस हो सकता है कि अगेन नॉर्थ है और साउथ है और मैं मोटर यूज कर रहा हूँ, ये 2 कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, ठीक। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम ले लेता हूँ, ये हो गई डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, दोनों की एक ही है। अब बात करते हैं इंटरपोल की। तो अगर ये है हमारा इंटरपोल, यहाँ पे एक इंटरपोल ये है और एक मोटर में लगा हुआ है एक पेयर, ठीक। अब देखो ये सीरीज में कनेक्टेड होगा, मैंने बता रखा है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ ये सब सीरीज में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और ये भी आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों ही केस में, क्लियर है। अब देखो ये इनकी जो पोलैरिटी होगी वो कैसे होगी, तो याद रखना जो नॉर्थ एंड साउथ यानी कि जनरेटर में जो पोलैरिटी होती है वो जो डिस डायरेक्शन में, यानी कि अपकमिंग जो पोल आने वाला है, यानी कि अगर जनरेटर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो इसके आगे वाला जो पोल है वो साउथ है, तो इसकी पोलैरिटी सेम होगी अपकमिंग पोल के, याद रखना अपकमिंग पोल के, अपकमिंग पोल वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि अगर बात की जाए इंटरपोल की पोलैरिटी क्या होगी जनरेटर के केस में, तो वो उसकी जो पोलैरिटी होगी वो इक्वल होगी अपकमिंग पोल के। तो अगर जनरेटर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज, तो देखो इसके आने वाला पोल कौन सा है, साउथ है, तो इसकी पोलैरिटी साउथ हो जाएगी। अगर इसकी बात की जाए इसके आगे आने वाला पोल नॉर्थ है तो इसकी पोलैरिटी नॉर्थ हो जाएगी, ठीक है। और अगर इनकी बात की जाए इसकी, तो जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, जस्ट अपोजिट, यानी कि जो पोल निकल गया, ठीक है, जो पोल पास बाई, तो पास्ड पोल, यानी कि जो पोल पास हो चुका है। तो अगर डायरेक्शन ये डायरेक्शन घूम रही है तो कौन सा पोल पास हुआ है, ठीक है, नॉर्थ। या फिर इसको एक और चीज लिख सकता हूं इसको याद रखने के लिए, प्रीवियस पोल, ठीक है, प्रीवियस पोल,
ठीक, तो देखो इस डायरेक्शन मोटर रोटेट कर रही है, तो इससे प्रीवियस पोल कौन सा है, नॉर्थ है, तो यहाँ की पोलैरिटी नॉर्थ हो जाएगी। इस डायरेक्शन मोटर रोटेट कर रही है, तो इससे प्रीवियस पोल कौन सा है, साउथ है, तो यहाँ की पोलैरिटी साउथ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 1 नंबर में क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आया है, चाहे आपका डीआरडीओ का एग्जाम हो गया, यूपीसीएल का हो गया, गेट में भी इस पे क्वेश्चन आए हैं, तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट कभी मत भूलना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको मेरा डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा। इंटरपोल जो हम लोग यूज करें, इंटरपोल के नाम से मैं लेक्चर जल्दी आपके सामने लाने वाला हूँ, उसमें मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि क्यों हमने इसकी पोलैरिटी अपकमिंग पोल के हिसाब से जनरेटर की रखते हैं और मोटर केस में पास्ड पोल की पोलैरिटी यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, टेक्निकल रीजन क्या है, इसको मैं उस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक तरीका ये हो गया इंटरपोल एक्सिस। सेकंड तरीका था ओके ब्रश शिफ्ट है। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी आर्मेचर रिएक्शन था, आर्मेचर रिएक्शन, तो उसके अंदर क्या हुआ था, आर्मेचर रिएक्शन के अंदर जो फील्ड फ्लक्स था वो क्या होता, फील्ड फ्लक्स क्या हुआ था, डिस्टर्ब हो गया था, डिस्टर्ब हुआ था। और फील्ड फ्लक्स डिस्टर्ब होने से क्या हुआ था, एमएनए शिफ्ट हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, एमएनए जो थी वो शिफ्ट हो गई थी। और ये हम लोग पुराने लेक्चर में देख चुके हैं कि जब भी एमएनए शिफ्ट होगी जीएनए से, तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्पार्किंग होने लगेगी, ब्रशेस में स्पार्किंग होने लगी थी। तो ये जो स्पार्किंग थी आर्मेचर रिएक्शन का, ये भी एक प्रॉब्लम थी आर्मेचर रिएक्शन कारण, एक बहुत बड़ी दिक्कत थी जो स्पार्किंग हो रही थी। इस स्पार्किंग को सही करना भी बहुत जरूरी था। तो इसका जो सॉल्यूशन दिया गया वो दिया गया कि हम लोग क्या करें, ब्रश को शिफ्ट कर लें। इसके ऊपर मैं अगेन आपके लेक्चर बना चुका हूं, आपको बताया भी था कि हम लोग क्या करेंगे, अगर हमने अपना ब्रश जो है वो एमएनए के अलोंग नहीं पुश करा, यानी कि एमएनए के अलोंग अगर हमने ब्रश को नहीं रखा, तो उसके ब्रश जो होंगे उसमें स्पार्किंग कंटिन्यूअस होती रहेगी। ठीक है, और ऐसे में सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन सिंपल है कि आप क्या करो, ब्रश को जो आपका ब्रश है जिससे हम लोग जो कंप्यूटर के ऊपर लगा होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, वहां पे स्पार्किंग होने लगेगी, तो ब्रश को मैं शिफ्ट करूंगा, ब्रश को शिफ्ट करूंगा किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, एमएनए की डायरेक्शन में। यानी कि एमएनए जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो गई है, उसी एक्सिस पे मैं इसको शिफ्ट करूंगा। तो क्या होना चाहिए, यानी कि इसको दूसरे टर्म्स में कहूं तो ब्रश की जो एक्सिस है, यानी कि ब्रश की जो एक्सिस है वो क्या होनी चाहिए, वही सेम एक्सिस होगी एमएनए की। यानी कि ब्रश को मैं क्या करूंगा, एमएनए की एक्सिस पे शिफ्ट कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर हो रहा है ये चीज। तो ब्रश की एक्सिस को एमएनए एक्सिस पे शिफ्ट कर दूंगा, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्रश शिफ्टिंग। ठीक, ओके आगे चलते हैं। एक मेथड ये था, यानी कि इस मेथड से, ब्रश शिफ्टिंग मेथड से हमने क्या रिड्यूस करा, आर्मेचर रिएक्शन की स्पार्किंग की जो प्रॉब्लम थी, जो आर्मेचर रिएक्शन कारण होती, उसको इसमें सॉल्व कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लास्ट टॉपिक है, यानी कि लास्ट जो हम लोग कर सकते हैं वो है कंपनसेशन वाइंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर भी अगेन मैं एक बहुत डिटेल लेक्चर बना रहा हूं, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपनसेशन वाइंडिंग, और कैसे ये दूर करती है इसके ऊपर मैं डिटेल लेक्चर आपको बहुत जल्दी आपके सामने ले आऊंगा। अभी मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखो कंपनसेशन वाइंडिंग में करते क्या है, ये एक ऊपर से ओवरऑल आपको एक बिग पिक्चर बता दे रहा हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ था, आर्मेचर रिएक्शन के कारण अगर मान के चलें ये हमारे पास जनरेटर था, और जनरेटर में कुछ जो फ्लक्स था वो इस तरीके से एंटर करने लगा था, सारा का सारा फील्ड फ्लक्स। ठीक है, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन के कारण इस तरीके से शिफ्ट हो गई थी। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं रिजल्टेंट की, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, कंपनसेशन वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। वो वाइंडिंग जो होती है कंपनसेशन वाइंडिंग, वो पोल शो में की जाती है, यानी कि पोल्स जो होते हैं, फील्ड पोल्स जिसमें नॉर्थ एंड साउथ बनता है, वहां पे हम लोग करते हैं, उसके पोल शो में करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं ये पूरा मेरे पास पोल है, इस तरीके से सर्टेन पोल होता है। ठीक, तो पूरे पोल पे, पोल के जो साइड्स होते हैं उस पे तो हम लोगों ने फील्ड वाइंडिंग की होती है यहाँ पे, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे की जाएगी फील्ड वाइंडिंग, ये होगी फील्ड वाइंडिंग, और जो उसके पोल शो होते हैं, यानी कि जहां से फ्लक्स निकल रहा है, इन पोल शो में की जाती है आपकी कंपनसेशन वाइंडिंग। कंपनसेशन वाइंडिंग क्लियर हो रहा है ये चीज। तो कंपनसेशन वाइंडिंग कहाँ की जाती है, पोल शो में करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, कैसे काम करेगी, इसको मैं अगेन डिटेल लेक्चर में आपको बताऊंगा, यहाँ पे केवल एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ठीक, अच्छा काम कैसे करती कंपनसेशन वाइंडिंग, तो देखो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली, करते कहाँ पे, तो इसको पोल शो में करते हैं, पोल्स शो में करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज कनेक्टेड कैसे होती है, तो ये कनेक्टेड होती है अगेन सीरीज में कनेक्टेड होती है तुम्हारी, क्लियर है। तो ये जो तुम्हारी है ये भी सीरीज में कनेक्टेड होती है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। ठीक, तो सीरीज में कनेक्टेड होगी, सीरीज में किसके साथ, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। ठीक है, तो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जो कंपनसेशन वाइंडिंग है वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होगी। क्लियर हो गया ये चीज। अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट आती है, तीसरी चीज जो आती है, काम करती कैसे, तो देखो क्या हुआ कि आर्मेचर रिएक्शन कारण जो फील्ड फ्लक्स था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया था। हम लोगों ने, एक इंजीनियर ने दिमाग लगाया कि मैं चाहता क्या हूं, एक्चुअल में तुम्हारी इच्छा क्या है, तो इच्छा ये है कि सारा का सारा जो फ्लक्स है वो इस तरीके से एंटर करे, जीरो पोजीशन पे, न्यूट्रल पोजीशन, यानी कि फील्ड एक्सिस पे, डायरेक्ट एक्सिस से। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण फील्ड फ्लक्स ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो तुम क्या करो, एक अपवर्ड, एक जस्ट रिवर्स डायरेक्शन का एक फ्लक्स जनरेट करो।
ठीक, ये देखो रिवर्स डायरेक्शन का फ्लक्स जनरेट करा जाता है, और ये जो रिवर्स डायरेक्शन का फ्लक्स होता है, ये देखो जब इन दोनों को तुम मिलाओगे यानी कि फील्ड फ्लक्स और ये जो कंपनसेशन फ्लक्स है, इन दोनों को मिलाओगे तो नेट फ्लक्स क्या निकल के आएगा, देखो जीरो, यानी कि सॉरी जीरो मतलब इन द सेंस सेंट्रल पे निकल के आएगा। तो ये शिफ्टिंग थी, उसको रिड्यूस करने के लिए इसमें क्या करते हैं, कंपनसेशन वाइंडिंग में जस्ट अपोजिट फ्लक्स जनरेट किया जाता है जैसा कि फील्ड फ्लक्स होता है। तो फील्ड फ्लक्स अगर ऊपर इस तरीके से यानी कि इस शेप में अगर फील्ड फ्लक्स एंटर कर रहा है, तो कंपनसेशन वाइंडिंग क्या करेगी, जस्ट अपोजिट शेप का फील्ड फ्लक्स जनरेट करेगी। देखो यहाँ पे ये इस तरीके से, इससे होता क्या है, इससे अगर तुम नेट फ्लक्स की बात करोगे तो नेट फ्लक्स क्या निकल के आएगा, रिजल्टेंट फ्लक्स, जो एयर गैप का जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो, यानी कि फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन यानी कि जो डी एक्सिस थी, ये डी एक्सिस हो गई तुम्हारी, तो डायरेक्ट एक्सिस के अलोंग आ जाता है। क्लियर हो गया, ये तुम्हारी डी एक्सिस हो गई। ठीक है, तो कंपनसेशन वाइंडिंग करती क्या है, करती सिंपल सी चीज है कि वो जस्ट अपोजिट फ्लक्स जनरेट करती है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स जनरेट करती है जैसा कि फील्ड फ्लक्स कर रहा है। ये मैंने बता दिया इस तरीके से, जैसे ये डाउन, इनकी शेप अगर अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट कर देगी, इस तरीके से जनरेट करती है ताकि नेट फ्लक्स जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट एक्सिस आ जाए। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, मैंने कहा कि अपोजिट, अपोजिट इन द शेप में, ये नहीं है कि उसको अपोज करने के लिए। कंपनसेशन वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग को अपोज नहीं करती है, यानी कि दोनों का देखो, ये चीज बड़े ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूज मत होना कि जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो ये अगर हमारे पास पोल्स हैं, एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, और ये हमारी यहाँ पे मैंने करी हुई है कंपनसेशन वाइंडिंग, और पोल शो पे मैंने कंपनसेशन वाइंडिंग कर दी है। तो आर्मेचर रिएक्शन कारण जो था फील्ड फ्लक्स, वो कैसे हो गया था, वो कुछ इस तरीके से था, ये जा रहा था एंड ये जा रहा था। क्लियर हो रहा है, इस तरीके से फील्ड फ्लक्स एंटर कर रहा था। जो कंपनसेशन वाइंडिंग जनरेट करेगी वो क्या करेगी, डायरेक्शन देखो इसकी ये थी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से जनरेट करेगी, जस्ट जैसा ही शेप उसकी है उसके जस्ट रिवर्स शेप में। ठीक है, तो देखो लेकिन क्या है, अपोज नहीं कर रही है फील्ड फ्लक्स का। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जो कंपनसेशन का फ्लक्स है यानी कि फाई कंपनसेशन जो है और ये है फाई फील्ड, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होंगे। डायरेक्शन क्या है दोनों की, यानी कि ये भी नॉर्थ पे है और ये साउथ में जा रहा है, ये भी नॉर्थ से साउथ में जा रहा है। तो देखो डायरेक्शन पोलैरिटी सेम है, केवल क्या है शेप का अलग है। तो शेप डिफर होने से क्या होता है कि जब तुम रिजल्टेंट निकालोगे तो इन दोनों को जब रिजल्टेंट इनका निकालोगे तो क्या आएगा, सेंटर में आएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, एक का फील्ड फ्लक्स ये, ठीक है, ये हो गया, और दूसरे का डायरेक्शन ये। तो जब इनका रिजल्टेंट निकालो, ये मान लेते हैं फाई कंपनसेशन वाइंडिंग का है और ये फाई फील्ड वाइंडिंग का है, तो जो नेट निकालोगे फाई रिजल्टेंट वो क्या आएगा, फाई रिजल्टेंट वो इन द डायरेक्शन ऑफ डी एक्सिस यानी डायरेक्ट एक्सिस के अलाउंग आ जाएगा, जो कि मैं चाहता हूँ। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर डिटेल, बहुत डिटेल में मैं आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग केवल कंपनसेशन वाइंडिंग के बारे में बात करेंगे, 20-25 मिनट, बहुत बैठ के आराम से डिस्कस किया जाएगा, उसको उसमें देख लेना डिटेल में। ठीक, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। सबसे अच्छा मेथड जो है इन सब में वो है कंपनसेशन वाइंडिंग, लेकिन कॉस्टली है। क्लियर हो रहा है, क्योंकि तुम्हें एक्स्ट्रा वाइंडिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आपको आर्मेचर रिएक्शन कम करना है तो जल्दी से एक बार मैं रिवाइंड करा देता हूं हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, प्रीवियस रिकैप कराया था, इस तरीके से आर्मेचर रिएक्शन हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका था, एक था हाई रिलेक्टेंस पोल टिप, यानी कि अगर मैं क्या करूं, पोल्स जो प्रॉब्लम ये देखा गया कि आर्मेचर रिएक्शन में सारा का सारा फील्ड फ्लक्स जो है वो कहीं ना कहीं टिप पे इकट्ठा हो जा रहा है, चाहे लीडिंग पे चाहे ट्रेलिंग पे। तो हमने क्या करा कि भाई अगर हम लोग टिप का रिलेक्टेंस बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है हाई रिलेक्टेंस पाथ को कोई नहीं फॉलो करेगा, हर कोई लो रिलेक्टेंस पाथ को फॉलो करना चाहेगा। तो जो फील्ड फ्लक्स है जो ऊपर जा रहा था वो उतना ज्यादा शिफ्टिंग नहीं होगी उनकी, पर ये इतना अच्छा मेथड नहीं था। सेकंड था स्ट्रॉन्ग मेन फील्ड फ्लक्स, इसका भी मैंने बताया कि अगर हम लोग क्या करें, जो अगर रिजल्टेंट फाई आर क्या था, रिजल्टेंट था, तो अगर मैं क्या करूं, मेन फील्ड एमएमएफ का रेशियो फुल लोड आर्मेचर एमएमएफ से बढ़ा देता हूं तो हमारा काम बन जाएगा, यानी कि जो फील्ड फ्लक्स है उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दो कि रिजल्टेंट को अपनी तरफ पूरी तरह से खींच ले जाए, तो क्या होगा, वो डायरेक्ट एक्सिस के अलाउंग आ जाएगा। सेकंड इंटरपोल के बारे में बात करी मैंने, मैं इंटरपोल्स के बारे में बताया, इंटरपोलर एक्सिस बताई, तो मैंने मशीन में बताया कि जिस जो एक्सिस होती है पोल्स की उनको हम लोग डायरेक्ट एक्सिस कहते हैं, जो फील्ड पोल्स की होती है, एंड जो हमारी उनके 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट होती है उसे क्वाड्रेचर एक्सिस कहते हैं। कितनी एक्सिस होंगी किसी मशीन में वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पोल पेयर पे। अगर 2 पोल पेयर हैं तो हमारे पास मतलब 1 पोल पेयर है, सिंगल पोल पेयर, तो 1 क्वाड्रेचर 1 डायरेक्ट एक्सिस। 2 पोल पेयर होंगे तो वहां पे 2 क्वाड्रेचर एक्सिस 2 डायरेक्ट एक्सिस होंगे, ये हमने देखा। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई यहाँ पे कि जो क्वाड्रेचर एक्सिस होती है उसी को हम लोग इंटरपोलर भी एक्सिस कहते हैं, यहीं से जन्म होता है इंटरपोल्स का। इंटरपोल्स भी एक तरीका था इसकी जो शिफ्टिंग हो रही थी इसको रिड्यूस करने का आर्मेचर रिएक्शन को, और खास बात थी इंटरपोल लगाते कहाँ पे हैं, तो क्वाड्रेचर एक्सिस पे लगाते हैं, इंटरपोल पोलर एक्सिस पे।
इनकी जो वाइंडिंग होती है वो सीरीज में कनेक्टेड होती है। दूसरी खास बात, इनकी पोलैरिटी कैसे होगी, तो पोलैरिटी के मैंने बता दिया कि इनकी जो पोलैरिटी होगी वो अगर जनरेटर है तो अपकमिंग पोल के हिसाब से पोलैरिटी होगी, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से डिसाइड कर लोगे। अगर मोटर है तो पास्ट पोल के हिसाब से होगी या प्रीवियस पोल के हिसाब से उनकी पोलैरिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया ब्रश शिफ्ट, ये सॉल्यूशन था बेसिकली। अगर हम लोगों ने देखा था आर्मेचर रिएक्शन से फील्ड फ्लक्स डिस्टर्ब हुआ, उसकी वजह से एमएनए शिफ्ट हो गई थी, तो जो ब्रश थे उनकी एक्सिस और एमएनए दोनों अलग अलग थी, तो वहां स्पार्किंग हो रही थी। उसके लिए हमने क्या करा, ब्रश को शिफ्ट करा किस डायरेक्शन में, एमएनए के अलोंग, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ एमएनए। तो जब ब्रश एक्सिस और एमएनए एक्सिस दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगी तो वहां पे स्पार्किंग होना बंद हो जाएगी। इससे मैंने आर्मेचर रिएक्शन का जो स्पार्किंग वाला कॉन्सेप्ट था उसे खत्म कर दिया। बहुत ही अच्छा मेथड था ये। सेकंड और लास्ट मेथड जो था वो था कंपनसेशन वाइंडिंग। कंपनसेशन वाइंडिंग हम लोग करते हैं, 3 बातें याद रखनी है इसमें। सबसे पहले पोल शो पे करते हैं, दूसरी चीज ये सीरीज में कनेक्टेड होती है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ, और तीसरी जो बड़ी चीज थी मैंने बताई कि ये जो फ्लक्स जनरेट करती है कंपनसेशन वाइंडिंग, वो जस्ट रिवर्स शेप का जनरेट करती है। याद रखना, उसकी जो शेप होती है वो रिवर्स होती है, यानी कि अपोजिट शेप होती है फील्ड फ्लक्स के, जिससे क्या होता है जो रिजल्टेंट निकलता है, यानी कि जो दोनों को जब सम अप करके रिजल्टेंट पोल फ्लक्स की बात की जाएगी फील्ड फ्लक्स की, तो वो क्या होगा, वो एट द डायरेक्ट एक्सिस, यानी कि सीधे सीधा जाएगा जो हम चाहते हैं विदाउट डिस्टर्ब हुए। तो इससे क्या होगा, हमारा आर्मेचर रिएक्शन ऑलमोस्ट हम लोग उसको न्यूलिफाई कर पाएंगे। सबसे अच्छा जो मेथड है इन सब में वो है कंपनसेशन वाइंडिंग, लेकिन उसके बाद दिक्कत है कि वो महंगा है, कॉस्टली है। तो केवल हैवी मशीन्स, यानी कि जो हैवी ड्यूटी मशीन्स होती हैं, हाई लोड करंट मशीन्स होती हैं, केवल उन्हीं में मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं इंटरपोल्स और कंपनसेशन वाइंडिंग के ऊपर सेपरेट लेक्चर तैयार कर रहा हूं, उनको आप लोग देखना, बहुत अच्छे टॉपिक है ये, और उस पर हम लोग एक सेपरेटली डिस्कस इनको करेंगे। आपने अपना समय दिया और आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आई होप सो। तो थैंक यू।